हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज का जो ये क्लास है ना, ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। और इस वीडियो में लगभग पूरे हिंदी को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ रहा है। 24 फरवरी को आपके हिंदी का पेपर है और इस बार हमारा टारगेट है कि हम हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए। ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी का जो खंड खा होता है, यानी कि जो आपका खंड खा है, इस पूरे खंड खा को मैं एक ही वीडियो में आज पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि आपका हिंदी में 50 नंबर में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो कॉपी में जाकर भैया 24 फरवरी को छाप देना है। इस बार हमारी 95 प्लस की गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और पूरा हिंदी आज एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। देखो, मैंने जब खंड का को एक वीडियो में पढ़ाया तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर आप खंड खा को भी लेकर आइए। तो आज हम पूरे खंड खा को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल 13 टॉपिक हैं आपके खंड खा में। देखो, संस्कृत का गद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर, संस्कृत का पद्यांश 7 नंबर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। शब्द युग्म 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस 2 नंबर, छंद 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर, ठीक है, पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। टोटल हम 50 नंबर के टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया संस्कृत का गद्यांश। पूरे के पूरे 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। इसमें आपको एक संस्कृत का ये गद्यांश दे दिया गया है। इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग आपको बता देते हैं, उसके बाद में कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे अनुवाद लिखना है ताकि 7 नंबर आपको मिले, वो मैं आगे बताऊंगा। तो देखो, पहले इसको पढ़ो। देखो, मैं हिंदी मीनिंग समझाता हूं। देखो, हिंदी संस्कृताग्न भाषासु अस्य समानः अधिकारा आसीत। यानी कि हिंदी हिंदी संस्कृताग्न संस्कृत भाषासु आदि भाषाओं, हिंदी संस्कृताग्न यानी कि अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत था। तो इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। देखो, ये हमारे महामना मालवीय पाठ का लिया गया है। तो महामना मालवीय जी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है। हिंदी हिंदी हिंदू हिंदू हिंदुस्थानामुत्थानाय, यानी कि हिंदुस्तान की उन्नति के लिए अयम इन्होंने निरंतर प्रयत्नम करोत प्रयत्न किया। तो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे, ठीक है। शिक्षयो यानी कि शिक्षा द्वारा ही, देशे देश, समाजे समाज, ठीक है, में चा चा, नवीनः नवीन, प्रकाशः प्रकाश, उदेति उदय होता है। यानी कि शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अगर आप शिक्षित है ना, तो आप अपने देश और समाज के बारे में ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा अच्छा, ठीक है। अतः अतः श्री मालवीय जी ने, ठीक है, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। कैसे की थी वो भी जान लो। देखो, अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान लोगों से धन अयाचत मांगा। तो इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च, और लोगों ने महत्यमस्मिन, इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम यानी कि प्रचुर मात्रा में, धनमश में धन को प्रायश्चन यानी कि धन दिया। और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर मात्रा में धन दिया। देखो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन गया भैया, तो पढ़ाई के लिए हम लोगों के लिए ज्यादा आसानी हो गई। तो इसीलिए जो है ना, लोगों ने भी प्रचुर मात्रा में इनको धन दिया, दान किया, ठीक है। तेन, इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा निर्मित अयम यानी कि इनके द्वारा बनवाया हुआ
विशाला, ये विशाल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भारतीयानां भारतीयों की दानशीलतायाः दानशीलता, और श्री मालवीयः यशस्सः यानी कि यश की प्रतिमूर्त रेव यानी कि प्रतिमूर्त की भांति विभाति सुशोभित हो रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्त की भांति आज सुशोभित हो रहा है। मतलब यहाँ पे श्री मालवीय जी ने काफी योगदान दिया, और जो हम जैसे आम लोग हैं ना, हम लोगों ने भी योगदान दिया इसी में। हम लोग नहीं, जो पहले के लोग थे। ठीक है, देखो संस्कृत है भैया, थोड़ा पढ़ने में अच्छे खासे हैं हम, तो समझ जाना आगे आप लोग। ठीक है, साधारण स्थिको अपि यानी कि साधारण स्थिति का भी जनः मनुष्य महतोत्साहेन महान उत्साह मनस्विताया बुद्धिमता पौरुषेण और पुरुषार्थ से सच्चा असाधारणमपि असाधारण कार्य कर्तुम करने में क्षमा सक्षम होता है। ठीक है, यानी कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इत्यदर्शयति, ये दिखा दिया मनीषिन मूर्धन्य यानी कि श्रेष्ठ मालवीय जी ने, ये है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया कि कोई साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य को करने में सक्षम होता है अगर उसके अंदर वो जिद हो। ठीक है, एत दर्शमयो, इसी कारण से जनानश्च लोगों ने महामना की इत्युपाधिना उपाधि से अभिधातुमारब्धवन्तः यानी कि इनको पुकारना आरंभ किया, और इसी कारण से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, 2014, 16, 17, 18, 19, 23 में आ चुका है भैया, तो 25 में भी आएगा ही आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखो कॉपी लिखना हिंदी की मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन जब इसको सॉल्व करो ना तो ऐसे लिखो। देखो यहां पे आपको क्या करना है, तो देखो जब भी हम इसको लिखेंगे ना तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखो कुछ ऐसे आपको जो आपका गद्यांश है इसका फर्स्ट वर्ड ऐसे लिख देना है। देखो यहाँ पे दूसरा लिख गया था भैया, तो उसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, आप वही वाला लिखिए जो गद्यांश में दिया है। तो इसका हिंदी संस्कृताग्ल भाषासु, इसको मैंने लिखा, फिर डॉट 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 करके आपको ये लास्ट वर्ड इसका लिख देना। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो गद्यांश दिए जाएंगे, करना आपको एक ही है, आपने कौन सा किया है तो ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, पहले संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलता है, फिर हिंदी अनुवाद के लिए 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना आपको लिख देना है भैया, आपका 2 नंबर तो संदर्भ का कंप्लीट है। मतलब इसमें लेखक का नाम तो लिखना नहीं होता, सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया। अब हिंदी में अनुवाद करना होगा, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो देखो हिंदी अनुवाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब हम इसको लिखना सिखाएंगे। देखो ऐसे अनुवाद, इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर मात्रा में धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। बस इतना लिख देना है भाई, ये आपका संदर्भ, ये आपका अनुवाद, आपका 7 नंबर कंप्लीट, 5 इसका हो जाएगा और 2 संदर्भ का टोटल एग्जामिनर आपको ऐसे दे देगा बिना किसी बेझिझक के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये आपको जो आपका गद्यांश होगा उसका फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड लिख देना है। तो ये संस्कृत का गद्यांश तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे 13 टॉपिक में से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक आता है भैया संस्कृत पद्यांश, जिसको हम लोग संस्कृत श्लोक भी बोलते हैं। तो गद्यांश हो गया, तो अब हम लोग चलेंगे अपने संस्कृत पद्यांश की ओर। तो देखो भैया 7 नंबर का ये भी आता है, और ये 7 नंबर मैं तो कहता हूं भैया कि 100% आपका फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपके हिंदी संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता।
और बाकी जो 1-2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर जिसमें सिर्फ एक एक श्लोक दिया है उसको पढ़ लो, आपका 7 नंबर 100% फिक्स होता है। तो आज हमने लिया है सुभाषित रत्नानि चैप्टर का एक श्लोक। देखो क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कितनी बार आ चुका है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मैराथन क्लास है, कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा देखना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। देखो विद्या विवादाय यानी कि विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परपीड़ना और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, खलस्य यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं, मतलब कहा जा रहा है कि दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। साधु, जबकि साधु यानी कि सज्जन पुरुष की विद्या विपरीत में जिज्ञाना इसके विपरीत होती है, यानी कि विद्या विद्या जो है वो किस लिए, विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दानाय दान के लिए, चा और शक्ति दूसरों की रक्षणा यानी कि रक्षा करने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जनों की जो विद्या होती है, साधुओं को जो विद्या होती है ना, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों को की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, दुष्टों की ऐसी नहीं होती। तो इसको भी सॉल्व करना, तो ऐसे विद्या विवादाय लिख देना, डॉट 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 करके दानाय च रक्षणाय लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बढ़िया से, वहां पे थोड़ा मिसप्रिंट था तो सही कर लेना। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, क्योंकि दिया रहेगा कि किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, तो संदर्भ पहले लिखेंगे। देखो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक, यहाँ पे पद्यांश कर देना क्योंकि ये संस्कृत का पद्यांश है या श्लोक है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। ये देखो भैया पाठ का नाम हो गया और आपका ये 2 नंबर भी आपके नाम हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अनुवाद देखो लिख देंगे, हिंदी अनुवाद मैंने समझा दिया, ऐसे लिख देना कि खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, ठीक है, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 5 नंबर इसका कंप्लीट। और एग्जामिनर ने आपको दे दिया भैया ऐसे कुछ 7 में 7। टेंशन फ्री रहिए, एग्जामिनर ऐसे छाप के आपको नंबर दे देगा। हो गया भैया हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया। 13 टॉपिक में से 2 टॉपिक कंप्लीट। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पे। देखो मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें, हिंदी व्याकरण में हम आ चुके हैं, तो ये भैया हमारे एग्जाम में 2 नंबर का टोटल आता है। 4-5 मुहावरे दे रहेंगे, करना एक ही होगा। 2 मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है अपने पैरों पर खड़ा होना। ऐसे यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया जाएगा, आपको इसका अर्थ लिखना होगा और वाक्य प्रयोग ऐसे करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे ब्रैकेट में। देखो स्वावलंबी होना, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के इस क्वेश्चन का वाक्य में प्रयोग कर देंगे। देखो विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। भैया ये देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे यूज कर दिया गया वाक्य में, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। इसी को कहते हैं वाक्य प्रयोग। ठीक है, बस हो गया। दूसरा आंखों का तारा होना, मतलब अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग देखो राम कौशल्या के की आंखों के तारे थे भैया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इसमें आ गया, आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, 2 मैंने आपको बता दिए। देखो ऐसे ही क्लासेस मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा, कोई एक ही क्लास मैं नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। टेंशन फ्री रहना। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है, तो ऐसे ही क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। तो 2 यहाँ पे मैंने बता दिया भैया, 2 नंबर कंप्लीट कर लो अपना, फिर आगे आगे हम देखते रहेंगे। अब चलते हैं अपने आपठित गद्यांश पे भैया। टोटल ये 5 नंबर का आता है और हमारे टॉपिक की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर है। 5 नंबर का ये आएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये वाला गद्यांश जो दिया गया है, देखो ये वाला जो गद्यांश दिया गया है इसको खूब ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। देखो ये तीनों क्वेश्चन है, का खा गा, इसका आंसर देना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो पहले इसको खूब ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि जब अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है।
वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो सिंपल सा दिया गया है कि उसकी वास्तविक समस्या नहीं है, उसकी वास्तविक समस्या मानसिक है। तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस इतना लिख दो। ये आपका नंबर, एक नंबर हो गया, एक नंबर इसका, दो दो नंबर इसका, एक इसका, दो इसका, दो इसका, 5 नंबर आपको मिलेगा। या दो इसका, एक इसका, एक इसका, दो इसका, ऐसे भी हो सकता है। खा, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? आखिर वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, यूजलेस क्यों मान लिए जाते हैं भैया? तो देखो वरिष्ठ नागरिकों की लिखा है इसमें। अब देखो जैसे ही यहां से आपका आंसर है, जैसे ही वरिष्ठ व्यक्ति आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। बस इतना लिख दो भाई, नंबर आपका 2 नंबर कंप्लीट है। मतलब वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आते ही वे सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। मतलब जब कोई नागरिक पैसे कमाने में असक्षम हो जाता है, अनेबल हो जाता है ना, तो उसको वास्तविक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। भैया ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल गलत है गा। वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, वरिष्ठ नागरिकों को समाज एवं परिवार की नजर में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो इसका एक ट्रिक होता है, जैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या है, मानसिक पीड़ा होती है। देखो मानसिक पीड़ा इसका कीवर्ड है, कीवर्ड है। इस मानसिक पीड़ा को आप इस पूरे पैसेज में ढूंढिए। तो मानसिक पीड़ा यहाँ पे आ गया, तो ये पैसेज जहां से स्टार्ट हुआ, ये लाइन यहां से यहां तक पूरा उठाकर लिख लो। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा अच्छे से, या अच्छे से आपने नहीं जानते आंसर देना, तो आप क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसको उठाओ और यहाँ पे आप ढूंढो पैसेज में, और उसका जो जहां से शुरू हुआ है, जहां पे अंत हुआ है, जहां फुल स्टॉप लगा है, उसको उठाकर लिख दो। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ये देखो, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो देखो इसमें सामाजिक रूप से अनुपयोगी कहीं आपको दिख रहा हो, ये देखो ये सामाजिक रूप से अनुपयोगी, ये कीवर्ड दिखा, तो जहां से ये स्टार्ट हुआ है वर्ड, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से यहां तक उठाकर लिख दो। भैया सिंपल सा है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको लिखना, ये सत्य है डॉट 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 करके होती है, ऐसे लिख देंगे, ये सत्य है डॉट 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 करके होती है। देखो जो गद्यांश होता है या पद्यांश होता है या अपठित गद्यांश हो या हिंदी संस्कृत का गद्यांश हो, इन सब में ऑप्शन होते हैं ना कि ये नहीं पता तो ये कर लो। अब आपने कौन सा किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? तो ये डॉट डॉट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन था कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। भैया 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है खा, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो इसको भी मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा, देखो वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आते ही वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। वस्तुतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम होता है तो वो समाज व परिवार की नजरों में बोझ हो जाता है, भले ही वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। भाई मतलब अगर आप सक्षम है, पैसे कमा रहे हैं, यानी कि आर्थिक रूप से आप उपयोगी हैं, तब तक तो आप लोगों को, आपको सब उपयोगी मानेंगे। जैसे ही आप आर्थिक उपयोगिता में आपकी कमी आएगी, थोड़ा सा आप सक्षम हो जाएंगे ना, जैसे ही आपको परिवार की नज़रों में बोझ मान लिया जाता है और आपको आर्थिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कमाई ज़रूरी है, पढ़ाई करो, कुछ नौकरी वोकरी पा जाओ भाई, तो सब लोग आपकी सेवा करेंगे। गा देखो वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? तो वरिष्ठ नागरिक को समाज व परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से मानसिक पीड़ा होती है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। ऐसे सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर हमें लिखना है। मैंने ट्रिक भी बताया कि आपके क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड को पैसेज में जाकर ढूंढो और आंसर दो भाई, 5 नंबर ले जाओ। कुछ है ही नहीं इसमें। चलो इसको भी हटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक है शब्द युग्म। हमारे टॉपिक में जो नंबर 5 पे है ना, ये 5 नंबर पे है, वो शब्द युग्म है। तो इसको अब हम देखते हैं। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा, मतलब शब्दों का जोड़ा। जैसे स्वर्ण सावर्ण कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसका सही अर्थ क्या होगा? सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण सवर्ण। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो स्वर्ण का मतलब सोना और सावर्ण का मतलब उच्च जाति, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो पहले उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा,
नियत, नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा? निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और गणना। तो नियत का मतलब निश्चित, नियति का मतलब भाग्य, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, निश्चित और भाग्य। ठीक है, ये दूसरे का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सही है। टेंशन मत लो, क्वेश्चन में बहुत सारे आपको बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा। जब तक है जान तब तक हम आपके हैं मेरी जान। ठीक है, चलो अनेकार्थी शब्द पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर का ये भी आता है। जैसे देखो, दो, किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने होंगे। जैसे देखो काल, काल को हम किन किन नामों से जानते हैं? काल को हम समय भी बोलते हैं, अकाल भी बोलते हैं, मृत्यु भी बोलते हैं, यमराज भी बोलते हैं। मतलब इसका 4 मैंने नाम बता दिया, आपको कोई एक ही लिखना है। तीर, तीर को हम नदी का किनारा भी बोलते हैं, तट भी बोलते हैं, बाण भी बोलते हैं। तो ये इसका अनेकार्थी शब्द है। बस हो गया मेरे भाई, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तो ये आपका हो गया बस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलते हैं। देखो ये 5, 6, 7, ये 7वां नंबर टॉपिक हमारा होगा भाई। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो रस, छंद, अलंकार, पत्र, लेखन, निबंध सबको पढ़ना है, तो पढ़ते चलो। अब बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी देखते चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे देखो फर्स्ट, गलत कार्य के लिए हट करने वाला। जो गलत कार्य के लिए हट करे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ये चीज आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो स्वाग्रही, हठी, दुराग्रही या अनाग्रही, जो गलत कार्य के लिए हठ करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये हमारा वाक्य संशोधन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो गलत कार्य के लिए जो हट करे उसे हम लोग दुराग्रही बोलते हैं। यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो गलत काम के लिए हट करे। ठीक है, चलो दूसरा, जो जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 2019 में आ चुका है, अजय, अमर, अजर या अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा, जो जीता ना जा सके भैया उसको अजय बोलेंगे। जिसको जीता ही ना जा सके उसको हम लोग अजय बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य संशोधन। 2 नंबर का ये भी आता है मेरे भाई। वाक्य संशोधन में क्या होता है? इसमें वाक्य दिया रहेगा, उसमें गलतियां दी जाएंगी, उसी को सही करके लिखना। जैसे फर्स्ट है, रोटी मोहन ने खाई। तो भैया रोटी आपका सब्जेक्ट नहीं है, मोहन सब्जेक्ट है, तो इसको सही कर दो, ये गलत है। मोहन ने रोटी खाई, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा, मेरा प्राण संकट में है, ये गलत है। मेरे प्राण संकट में है, ये सही होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके वाक्य संशोधन के। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा 7 के बाद 8, 9 नंबर पे, वो रस, छंद, अलंकार को हम लोग देखते हैं। देखो हम ऐसे देख रहे हैं ना, देखो सारे टॉपिक को मैं अलग से भी पढ़ा चुका हूं, तो अब इसमें छोटे छोटे चीजें हम देख रहे हैं, एक एक टॉपिक देख रहे हैं। जैसे रस में हमने ले लिया है करुण रस को। किसको लिया हमने? करुण रस को हमने ले लिया है। रस में कई रस हैं, करुण रस, वीर रस, हास्य रस। ठीक है, तो सबको मैंने एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग सर्च करेंगे ना रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको जाकर अगर देख लेते हो ना, आपका नंबर भैया कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन करुण रस को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ ऐसे इसकी परिभाषा हम लोग लिख देंगे। परिभाषा लिखा, अब हम लोग लिखेंगे भैया उदाहरण। उदाहरण में कैसे लिखेंगे? देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपने कहीं और किसी और बुक से कोई दूसरा डेफिनेशन पढ़ा है और कोई दूसरा उदाहरण पढ़ा है, आपका चेंज है हमसे, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें होती हैं। करुण रस का यही केवल एग्जाम्पल नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जो आपको उदाहरण याद होगा वो भी लिख सकते हो, नहीं याद किया तो इसको उठाकर लिख दो भाई, 2 नंबर एग्जामिनर आपको उठाकर ऐसे दे देगा। तो रस में मैंने करुण रस बता दिया। बाकी और सारे जो रस पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पे, रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। छंद में हम लोगों ने लिया है भैया चौपाई को। चौपाई, देखो चौपाई क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, चौपाई मतलब चारों चीजें समान। तो देखो चौपाई सममात्रिक छंद है, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब चौपाई जो होती है ना, ये सममात्रिक छंद होती है। सममात्रिक मात्रिक का मतलब इसके सभी चरण में मात्राएं समान होंगी। तो चौपाई सममात्रिक छंद है।
इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब उदाहरण आपको देना होगा और मात्राओं को गिनना भी सिखाना होगा भैया, कैसे यहाँ पे 16 मात्राएं हैं। तो उदाहरण देखो, हमारा एक उदाहरण है, इसको समझो ध्यान से क्योंकि उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो क्या है, बंदव गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है चौपाई का। तो देखो इसमें मात्राएं हम लोग गिनना सीखते हैं। देखो बंदो, बा के ऊपर बिंदी है, इसमें 2 मात्राएं होंगी। दा भैया अकेले हैं, इसमें 1 मात्रा होगी। ठीक है, और ये छोटाऊ उ रहेगा, बंदो छोटाऊ उ, इसमें भी 1 मात्रा रहेंगी, छोटाऊ उ कर दीजिएगा। तो बंदो, गा पर छोटाऊ का मात्रा लगा है तो ये 1 मात्रा, रा पर छोटाऊ का मात्रा, इसमें भी ये 1 मात्रा, पा और दा अकेले हैं, 1-1 मात्रा। देखो 1 मात्रा को हम ऐसे डंडी की तरह लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे। पा अकेला 1 मात्रा, दा पर छोटाऊ का मात्रा 1-1। ठीक है, पा अकेले हैं 1, रा पर बड़ा का मात्रा है तो 2 होगा, गा पर बड़ा मात्रा है 2 होगा। गिनो इसको, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 2 14 2 16 हो गया। ठीक है, देखो सा पर छोटाऊ का मात्रा 1, रा पर छोटाऊ का मात्रा 1, चा पर छोटाऊ का मात्रा है छोटी का मात्रा 1, इस पे भी 1, वा पर बड़ा का मात्रा है 2, ये 1 1 1 1 1 1 इस पे भी रहेगा। ठीक है, 2 इस पे और 2 इस पे। ठीक है, अब गिनो तो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 इस पे भी हो चुकी हैं। तो पहले और दूसरे चरण में 16-16 हो गई, तीसरे और चौथे में भी 16-16 होंगी। देखो ये 1 इसका 1 2 1 3, ये 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16। रा पर बड़ाऊ का मात्रा यहाँ पे है तो 16 यहाँ पे भी हो गई। ठीक है, सब में 16-16 मात्रा है। इसमें देखो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और रुज है। ठीक है, 1 8 1 9 1 10 1 11 2 13। फिर से गिनते हैं, इसमें देखो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 और उसका 2 16। ठीक है, 16 इसमें भी हो गई। यानी कि चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 4 चरण है और हर एक चरण में 16-16 मात्राएं हैं भैया। तो ये आपका चौपाई हो गया। एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है, जाकर लिख देना। मैं फिर से यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है, बेफिक्र होकर आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अलंकार में हमने उपमा अलंकार को लिया है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यमक लिख देना, यमक अलंकार। ठीक है, गलती से प्रिंट हो गया, तो यमक अलंकार को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यमक का मतलब क्या होता है। देखो यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। हम यमक को पढ़ेंगे, उपमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो अलंकार, आपको 3-4 अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यमक उपमा श्लेष, ठीक है, उत्प्रेक्षा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपक। तो देखो यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, युग्म या जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। मतलब यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखो भैया, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन इस काली घटा, यहाँ पे घटा का मतलब बादल है और घमंड घटा, यहाँ पे घटा का मतलब घट गया है। ठीक है, या कम हो गया। तो स्पष्टीकरण लिख दो ताकि स्पष्ट हो जाए। देखो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, 2 लिख देना, 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गया, तो अलंकार भी हो गया। बाकी अगर आपको रस छंद अलंकार सारे के सारे पढ़ने हैं तो आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। चलो इसको भी हटाते हैं, दोनों को हटाएंगे भाई और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। 12 नंबर टॉपिक हमारा ये है पत्र लेखन। तो आज हम लोग पत्र लिखेंगे एक ऐसे टॉपिक पर। देखो पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है। पेयजल अधिकारी, देखो जल कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जल ही जीवन है, हम सबको पता है। तो पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है तो ऐसे कुछ लिखेंगे। पत्र लिखने का सही तरीका जान लो आज ही। देखो सेवा में लिखेंगे, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब गोंडा जल बोर्ड वालों को हम पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जल बोर्ड अधिकारी को हमें पत्र लिखना है ताकि पेयजल की व्यवस्था अच्छे से हो सके। तो सेवा में श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा। ठीक है,
फिर हम लोग विषय लिखेंगे, आखिर किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, क्या टॉपिक है आपका। ठीक है, देखो स्टूडेंट, विषय हमारा क्या है, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब हम जो है पेयजल अधिकारी को जल की आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि भैया हमें जल की आपूर्ति प्रॉपर मिलनी चाहिए। फिर आपको महोदय लिखना है। देखो सीक्वेंस को समझो, सेवा में उसके नीचे विषय फिर महोदय, ये एक सीरियल से होनी चाहिए। और इधर आपका श्रीमान निदेशक हो गया, विषय का हो गया, और ये महोदय लिखकर अपनी सारी प्रॉब्लम बता दो। देखो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। देखो आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, अपने वहां का भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि आखिर हमें पेयजल की प्रॉब्लम क्या है, हमें पानी का प्रॉब्लम क्या है, वो सारी चीजें आप महोदय करके लिख दो। ठीक है, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, मतलब शाम को भी पेयजल की जो आपूर्ति है वो इरेगुलर है, अनियमित है। कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इतना आपने लिखा। अब देखो, अब थोड़ा उनसे प्रार्थना करो भाई, क्योंकि आपसे बड़े हैं। देखो, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। फिर आप लिख देना धन्यवाद सहित दिनांक, और भौदिये लिखकर काखा गा लिखना, अपना नाम मत लिखना भैया गलती से भी। फिर बालेश्वरगंज गोंडा कुछ ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये पत्र लिखने का सही सीक्वेंस है कि आप सेवा में आपने लिखा, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखा, फिर विषय आपने लिखा किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, फिर महोदय लिखा, और अपनी सारी दुख कथा यहाँ पे सुना दी कि आखिर हमारी प्रॉब्लम है क्या, क्या हमारी डिमांड है, क्या हम चाहते हैं। फिर थोड़ा सा अनुरोध किया, आभारी कर दिया भैया, धन्यवाद सहित भौतिय लिख दिया, काम आपका हो गया। 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो टेंशन फ्री रहिए। तो ये हमारा था पत्र लेखन, जो कि पूरे 6 नंबर का आता है। अब हम चलेंगे अपने खंड खा का जो लास्ट टॉपिक है भैया, वो है निबंध। और निबंध में आज हमने भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, उस पर आज हम निबंध लिखना सीखेंगे। देखो निबंध में आपको पहले ही जो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है उनको मैंने बताया, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपोर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो देखो जब भी आप निबंध लिखें, पहले आपको रूपरेखा लिखनी है कि आखिर कौन कौन सा आप हेडिंग डालने वाले हैं। ऐसे रूपरेखा लिखना, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना रहेगा। जब हम इस निबंध को लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। सेकंड रहेगा भोग्य वस्तु के रूप में नारी। ठीक है, थर्ड रहेगा सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। फोर्थ रहेगा उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। और फिफ्थ रहेगा उपसंहार। देखो ये हेडिंग और ये हेडिंग होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, आखिर हम भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है उसके विषय में थोड़ा सा लिखेंगे। देखो, यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए, तो स्त्री पुरुष उसके दो पहियों के समान है। स्त्री व पुरुष दोनों का सचल और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वो नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करे। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भली भांति समझा था, जिससे उस समय नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। ठीक है, सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पतिव्रता, गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमिका को अपनी क्षमता से महिमा मंडित किया था। इनका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय भारत का आदर्श था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रस्तावना हो गया। दूसरा हमारा हेडिंग क्या रहेगा, ये देखो मैंने रूपरेखा में लिखा है, दूसरा हेडिंग रहेगा भोग्य वस्तु के रूप में नारी। देखो भोग्य वस्तु के रूप में नारी मतलब समय के साथ साथ समाज परिवर्तित हुआ है। कई रूढ़ियां हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व कम होना शुरू हुआ। स्त्री देवी ना रहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा कम होती चली गई।
विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि नारी घर की चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई। अब क्या होता है, या कुछ दिन पहले नारी जो है ना घर की चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह जाती है। लोग कहते हैं कि तू क्या कर पाएगी, जो करना है पति करेगा, कमा कर वो लाएगा, तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसे ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहा और ना ही बोलने का। स्त्री का पुरुष के किसी भी काम में हस्तक्षेप करना अपराध माना गया। वो पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये नारी के लिए हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने 2 लाइन प्रस्तुत किया। ठीक है, ऐसे कुछ अगर डायलॉग लिख दोगे थोड़ा सा लाइन वाइन में, नंबर आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा हमारा हेडिंग रहेगा सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, ये हमारा तीसरा हेडिंग है, तो ऐसे लिखेंगे। देखो, 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक आंदोलन आरंभ हुए। समाज में एक जागृत आई। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया। साथ ही नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। ठीक है, आगे भी है, देखो देखा करो, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा भाई, 9 नंबर फ्री के नहीं मिलेंगे। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया और उसके बंधन शिथिल होने लगे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। नारी समाज में जागृत आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की संवैधानिक समता नारी को संभवतः पहली बार मिली। बस इतना लिख दो। नेक्स्ट हेडिंग हमारा चौथा रहेगा। देखो, इसमें चौथा हेडिंग हमारा है उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। उन्नति के पथ पर नारी कैसे अग्रसर है? देखो, ये ठीक है कि नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु ये सुधार अभी तक अपेक्षित नहीं कहा जा सकता। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रामीण समाज में भी स्त्री शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। मतलब गांव के समाज में भी स्त्रियों की शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, काफी ज्यादा विकास हुआ है, देखा गया है। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ चलेंगे। भैया, ऐसे दिन आएगा कि जो नर है और नारी है वो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उन्नति के पथ पर चलेंगे और दोनों कुछ करके दिखाएंगे भाई। ठीक है, दो लोग हैं तो कुछ बड़ा होगा। लास्ट वाला हेडिंग हमारा रूपरेखा में रहेगा भैया उपसंहार। लास्ट में ये हेडिंग जरूर होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दो। देखो, नारी के विकास के बिना ये समाज अधूरा है। जैसे पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज संपूर्ण समाज का आधा हिस्सा है, और आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा शरीर ही रोगी तथा अविकसित हो जाता है। यदि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष में पौरुष है तो नारी में ममता है। अर्थात किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से कम नहीं है। मतलब अब भैया नारी जो है हमारी छोरियां किन्हीं छोरों से कम है कि आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब बराबर हैं भाई। हम तो नारी और नर और नारी यानी कि पुरुष और महिलाओं को एक समान देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घर की चार दीवारी में बंद होकर रह जाएं, बाहर ना निकल पाएं। मतलब उनको भी स्वतंत्रता है अपना जिंदगी जीने का। ठीक है, बस अपने एक लिमिट में, अपने मर्यादा में रहें, वो बस यही चीज है। ठीक है, वो पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिरणमणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय नारी की इसी महिमा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। मतलब राष्ट्र कवि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने भारतीय समाज की इसी महिमा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया। देखो, मैंने रेड कलर से लिखा है, लाल कलर से बिल्कुल मत लिखना भैया, वरना नंबर कट जाएगा। आपको ब्लू एंड ब्लैक ही यूज करना है। देखो, उन्होंने लिखा है, अंचल के सुकुमार फूल को वो यूं देख रही है, फूट पड़ी हो धार दूध की, ज्यों ही भरे नयन से, वीर धनी विद्वान ग्राम का नायक विश्व विजेता, अपनी गोदी बीच आज वो क्या क्या देख रही है।
मतलब ये नारी के लिए, महिला के लिए, महिलाओं के लिए हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें हैं कि अंचल के सुकुमार फूल को वो यूं देख रही है, फूट पड़ी हो धार दूध की ज्यों ही भरे नयन से, वीर धनी विद्वान ग्राम का नायक विश्व विजेता, अपनी गोदी बीच आज वो क्या क्या देख रही है। ठीक है, अतः आज नारी की गरिमा के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। बस हो गया मेरे भाई, हमारा जो खंड खा का जो पोर्शन था ना वो यहीं पर फिनिश होता है, यानी कि हमारा जो ये है खंड खा है वो यहीं पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका खंड खा 24 फरवरी हिंदी के पेपर का खंड, पूरा खंड खा एक ही वीडियो में मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बताने का प्रयत्न किया। ऐसे ही क्लासेस मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा, आप सपोर्ट बनाए रखें। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।